अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं 7 फ़ेब 2023 का पेपर सीवीएस पार्ट 2। इसमें कोशिश करूँगा कि जितना मेरे से हो सकता है मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को गाइड करूँ। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ब्रेस्ट के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है कि 50 ईयर ओल्ड फीमेल विद 2 × 3 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं आपको एक बात में क्लियर कर दूँ कि इसमें सारे क्वेश्चन जो है ना उसके स्टेम पूरे नहीं हैं। तो हो सकता है कि जब आप एग्ज़ाम में जाएँ तो आपको पूरे पूरे स्टेम मिलें, तो आपको डायग्नोसिस बनाना ईजी हो जाए किसी किसी के अंदर, और किसी किसी में हो सकता है कि सेम क्वेश्चंस हों। ठीक है जी। अच्छा ठीक है, पहला क्वेश्चन है 50 ईयर ओल्ड फीमेल। इसको अभी हम इससे छोड़ रहा हूँ कि ब्रेस्ट के अंदर आपने जो है ना कुछ ही समझनी है। वो समझने की ज़रूरत ये है कि हम हमेशा डिवाइड करें ब्रेस्ट को कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है या लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर है। ठीक है जी। अच्छा, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर जो है ना उसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन याद करना रटना भी आसान हो जाएगा अगर मैं आपको थोड़ा तरकीब सिखाता हूँ। कि आप सबसे पहले लिखें T1 एन नॉट। ठीक है, यानी कि T1 सबसे पहले T1 आएगा, दैट सी बात टी है तो T1 आ जाएगा, साथ में एन नॉट कर दें आप इसको। फिर कर दें T1 N1 नीचे कर दें, मतलब T1 हो गया और उसके साथ N1 आ गया। फिर दोबारा एक और लाइन में लिखें T2 के साथ एन नॉट। T2 पहले T1 एन नॉट था, अब T2 एन नॉट हो गया, नंबर थर्ड पे आ गया T2 N1। मतलब चार T1 होगा या T2 होगा या एन नॉट होगा या N1 होगा। ठीक है। तीसरी कैटेगरी आपने लिखनी है T2 के साथ N1 आ जाए या फिर T3 आ जाए। ठीक है, मैं कोशिश करके पेपर के एंड में जो है ना इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा तो आपको समझ। तो ये जो T3 तक हो जाएगा ना, ये हो जाएगा अर्ली ब्रेस्ट कैंसर। अब आपको पता है कि ये स्टेज, अच्छा ये कहलाता है स्टेज 1 और स्टेज 2A और स्टेज 2B। ठीक है। और अगर आप बात करते हैं कि स्टेज 3 की अगर आ जाए तो स्टेज 3 में फिर सिंपल आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने याद करना है, लेकिन अभी आप फिर इतना समझ लें कि T1 N0 या T1 N1 या T2 N0 या T2 N1 और T3, मतलब T3 के साथ एन नॉट कर दें आप इसको सिंपल। तो ये 5 चीज़ें जो है ना, 5 स्टेजेस जो होते हैं ये अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में आते हैं। अगर ये आ जाएंगे ना, क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा होगा तो इसकी मैनेजमेंट आपके पास फिक्स है। क्या मैनेजमेंट है इसकी? इसकी मैनेजमेंट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले सर्जरी है, मतलब इसके अंदर न्यू एडजमेंट का रोल नहीं है। अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के अंदर आपने इसके अंदर सर्जरी करनी है पहले, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है ना उसकी जो यानी कि लोकल कंट्रोल समझें कि ब्रेस्ट को कंट्रोल करना है, नंबर थर्ड पे एक्जिला को कंट्रोल करना है, नंबर 3 पे आपको सिस्टमिक थेरेपी देनी है। तो लोकल कंट्रोल में या तो एमआरएम करेंगे या ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करेंगे, या फिर आप करेंगे क्या कहते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन के साथ रेडियोथेरेपी भी करेंगे। तो याद रखिएगा आप, सही है। और सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, यानी कि लोकल कंट्रोल के अंदर आपको ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी है या एमआरएम है। एक्जिला के कंट्रोल के लिए या तो आप एक्जिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन करेंगे या फिर आप सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे। और सिस्टमिक थेरेपी के अंदर आप जो है ना अगर हार्मोन पॉजिटिव होंगे तो हार्मोन देंगे, टारगेट थेरेपी देंगे, कीमो देंगे, एज पर नीडेड। कीमो तो देनी ही देनी है। तो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के अंदर न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी नहीं है। यहाँ पर आपने ब्रेस्ट यानी सर्जरी करनी है, सर्जरी के साथ एडजुवेंट रेडियो कीमो हार्मोनल जो भी बन रही देनी है। और डिपेंड करता है अगर आप ब्रेस्ट कंजर्वेशन कर रहे हैं तो फिर आप सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे, अदरवाइज फिर आप एमआरएम करेंगे। ये बात तो आपको पता है, क्लियर हो गई बात। ठीक है। तो ये वाले जो ब्रेस्ट का एक क्वेश्चन ऊपर आ रहा है 2 × 2 3 सेंटीमीटर का, मतलब ये लग रहा है कि इसमें चूँकि ये T2 कर लें इसको अगर आप, तो क्योंकि 3 सेंटीमीटर का साइज़ बन रहा है तो 3 to 2 हो जाएगा, एन नॉट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है। इसका समझ में आपकी बात आ गई कि इसके अंदर रीएश्योरेंस एस्पिरेशन कुछ भी नहीं करना है आपने। मास है, लेकिन ब्रेस्ट सिस्ट नहीं है, मास है। ब्रेस्ट मास का मतलब है कि लंप है। दूसरी एज भी इसकी देखें 50 साल की एज है, सीए को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर आप या तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन वाला आंसर लिखा होगा या फिर एमआरएम का आंसर लिखा होगा, आपने उसको फाइंड करना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है प्रेग्नेंट फीमेल। अब प्रेग्नेंट फीमेल आपको मैंने बता दिया कि प्रेगनेंसी के अंदर जो है ना एक और मैनेजमेंट फिक्स है कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर जो होता है ना, एक अलग एंटिटी है, इसकी मैनेजमेंट भी फिक्स है आपके पास। अच्छा, इसकी मैनेजमेंट फिक्स क्या है कि अगर पहला ट्राइमेस्टर हो, थर्ड ट्राइमेस्टर हो, आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको ट्रीट करना है लाइक अर्ली ब्रेस्ट कैंसर। कैसे? एमआरएम करना है इसके अंदर। ठीक है। सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है, सर्जरी आपने करनी ही करनी है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। तो एमआरएम करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे कि सेकंड ट्राइमेस्टर, इसके अंदर फिर आप एडजुवेंट कीमोथेरेपी देते हैं। मतलब सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एमआरएम करना होता है। नंबर सेकंड पे आपके पास होता है ना कीमोथेरेपी का ऑप्शन होता है। और नंबर थर्ड पोस्टमार्टम के अंदर आप यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेडिएशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, हार्मोन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है। तो आप कीमोथेरेपी दे सकते हैं। कीमोथेरेपी कौन सी देनी है वो मैं आपको डिटेल आगे बता दूंगा, लेकिन शॉर्टेस्ट आप समझ लें कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बीसीएस लिखा हुआ है, एमआरएम लिखा हुआ है, न्यू एडजुवेंट लिखा हुआ है। अब बीसीएस को थोड़ा सा यहाँ समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर पेशेंट सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर हो
और आप जो है ना उसको ब्रेस्ट कंजर्वेशन की तरफ देना चाह रहे हैं कि मिसाल है छोटा ट्यूमर है, लिम्फ नोड नहीं है, और आपको लग रहा है कि बहुत ही छोटा ट्यूमर है, पेशेंट की एज यंग है, कि पूरा क्वाड्रेंट अगर आप मिसाल है इस तरह से रिमूव करेंगे कि ब्रेस्ट की जो फिजिक है वो ख़राब नहीं होगी, तो उसके अंदर फिर आपके पास ब्रेस्ट BCS का ऑप्शन आता है। और कब आता, आप याद रखें BCS का ऑप्शन पहले ट्राइमेस्टर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो मेरे भाई, अगर पहले ट्राइमेस्टर में अगर आपने BCS कर दिया तो आपको पता है कि BCS के साथ आपको एडजुवेंट रेडियोथेरेपी देना ज़रूरी होता है। तो आप उसके अंदर एडजुवेंट थेरेपी का रेट वेट करेंगे इतना जल्दी, तो आपको पूरे के पूरे 2 ट्राइमेस्टर वेट करना पड़ जाएगा। तो BCS का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपको पता है कि BCS के अंदर रिकरेंस के चांस ज़्यादा होते हैं। तो BCS पहले ट्राइमेस्टर में नहीं है। थर्ड ट्राइमेस्टर की आप बात करें, याद रख लें कि थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आपके पास BCS नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन रह जाती है BCS की, वो रह जाती है अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर के। अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर में आप ये करें कि आप उसको न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी दें, फिर आप उसके पास जो है उसको ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी करें, और फिर इसको जो है ना आगे जाके, मतलब कि वो एक रेयर सिनेरियो है कि पेशेंट अर्ली ट्राइमेस्टर का हो और उसके अंदर आप जो है ना उसको वो करें, क्या कहते हैं, यानी कि बिल्कुल ये अलग एंटिटी है कि एक मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट सेकंड ट्राइमेस्टर का भी अर्ली ट्राइमेस्टर हो, जिसके अंदर आप फिर न्यू एडजुवेंट कीमो दें और फिर उसके बाद ब्रेस्ट कंजर्वेशन करें, और बाद लेटर ऑन फिर आपको दोबारा से एडजुवेंट कीमोथेरेपी देनी होती है। तो इसीलिए मैं प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर के अंदर आप FCPS पार्ट 2 लेवल वालों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपने याद रख लेना है कि आपने इसको कैसे ट्रीट करना है एज अ अर्ली ब्रेस्ट कैंसर। EBC की तरह ट्रीट करना है, जो मैंने आपको बताया स्टेज 1, 2A और 2B। ठीक है, इसके अलावा आप इसको बस याद रख लें कि आप MRM करेंगे, MRM करने के बाद आप फ़ौरन ही इसको एडजुवेंट कीमोथेरेपी दे सकते हैं। कीमोथेरेपी में डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको पोस्टमार्टम हार्मोनल थेरेपी देनी है, और आपको दूसरा वो देना है, क्या कहते हैं, रेडिएशन थेरेपी देनी है। ठीक है, अच्छा, कीमोथेरेपी का आप समझ लें कि आपके पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो है ना कीमोथेरेपी की कहानी सबसे पहली तो ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कीमोथेरेपी इन प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ठीक है भाई, पहले ट्राइमेस्टर के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कीमोथेरेपी। दूसरी बात, इसके अंदर अगर आप मिथोट्रेक्सेट देंगे तो वैसे भी वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, किसी भी ट्राइमेस्टर में दे दें। ठीक है, अब इसके अंदर जो नॉर्मल कीमोथेरेपी होती है ना, इसके अंदर CMF कहते हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड मिथोट्रेक्सेट एंड 5-फ्लोरोयूरेसिल, CMF कहते हैं इसको। ये इसको मॉडिफाइड किया जाता है प्रेगनेंसी के अंदर, और साइक्लोफॉस्फामाइड रहती है। लेकिन मैंने ऐसा आपको बताया कि मिथोट्रेक्सेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो मिथोट्रेक्सेट की जगह A लग जाता है, एड्रियामाइसिन और 5-फ्लोरोयूरेसिल वैसे की वैसी रहती है। टेक्सेन्स जो होती है ना, जो नॉर्मली आप सुनते रहते होंगे वर्ड्स का, टेक्सेन जो लेटेस्ट चल रही है आजकल, उसका पता नहीं है कि आपके पास क्या उसका रोल है प्रेगनेंसी में, इसलिए उसको नहीं दिया जाता। तो प्रेगनेंसी में कौन सी देते हैं? CAF, साइक्लोफोस्फामाइड, एड्रियामाइसिन एंड 5-फ्लोरोयूरेसिल। दूसरी बात क्या है कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते। फिर इसके बाद आपके पास जो हर्सेप्टिन है ना, वो एनहाइड्रोमिनस करवाती है, तो इसलिए आप हर्सेप्टिन भी नहीं देते इसके अंदर। पोस्टमार्टम पीरियड हार्मोन आपको पता है, हार्मोनल नहीं देते, हार्मोनल भी आपको पोस्ट प्रेगनेंसी देंगे इसके अलावा। ठीक है जी, तो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि या तो इसके अंदर BCS होगा या MRM होगा, लेकिन मैं इसको BCS क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि पहली बात तो ये 2 मंथ्स मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आपको पता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में BCS होता ही नहीं है। और न्यू एडजुवेंट आपको मैंने बता दिया सिर्फ और सिर्फ BCS के लिए ही कर दिया जाता है, और कब दिया जाता है? जब अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर हो, पेशेंट कैंडिडेट हो BCS का, और उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज हैं, चूँकि सब्जेक्टिव चीज़ है, डिपेंड करता है सर्जन पे, उसके एक्सपीरियंस पे। तो आप लोग इस चक्कर में ना पड़ें, सिंपल याद रख लें कि प्रेगनेंसी आ गई, आप MRM सबसे पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाए। पेशेंट विद क्रीमी चीज़ी निपल डिस्चार्ज, इन्वेस्टिगेशन शोज ब्रोकन निडल लाइक रीजन बिहाइंड द निपल। अब इसके अंदर आपको डक्टल एक्ट्रीजिया सब लोग कह रहे हैं क्रीमी डिस्चार्ज की वजह से। ब्रोकन निडल लाइक रीजन आप चेक कर लीजिएगा, ये बिनाइन चीज़ है, डक्टल एक्ट्रीजिया के अंदर आती है। अब देखें दोबारा से एक और क्वेश्चन ब्रेस्ट का आ गया है। CA ब्रेस्ट 8 सेंटीमीटर, मतलब कि T1 T2 और T3 आ गया। अब T3 के बाद ये दे रहा है पैल्पेबल एक्चुअली लिम्फ नोड्स। तो पहले तो सिंपल आप समझ लें कि ये जब चूँकि T3 के साथ N1 या N2 N3 आ गया, तो आप स्टेज 3 चलेगा ना, मतलब कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर से तो बाहर निकल गया है। अब एक बच्चा है, उसको अगर याद ही नहीं है कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, उसको याद हो गया कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर तो याद करा दिया है, अब एडवांस क्या है, तो उसको ये समझ में तो आ गई कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर पे तो फिट नहीं आ रहा। तो आपको मैंने क्या बताया है कि अगर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर नहीं है और एडवांस ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसकी जो है ना ट्रीटमेंट आपके पास फिक्स होती है। अच्छा, एडवांस ब्रेस्ट की क्या फिक्स होती है? इसके अंदर आप सर्जरी पहले नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एडवांस डिजीज़ है, लिम्फ नोड में फैला हुआ है। आप सर्जरी कर देंगे तो चांस ऑफ रिकरेंस बढ़ जाता है। क्या करेंगे आप? इसके अंदर नेक देंगे, न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देंगे, साथ में अगर हर्सेप्टिन पॉजिटिव होगा तो हर्सेप्टिन देंगे। फिर आप इसके बाद क्या करेंगे? MRM करेंगे, फिर इसके बाद एडजुवेंट रेडियोथेरेपी देंगे, और हार्मोनल देंगे अगर इंडिकेटेड होगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है अगर एडवांस ब्रेस्ट कैंसर है कि न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देनी है, फिर इसके हर्सेप्टिन देना है,
ठीक है, याद रखें कि न्यू एडजुवेंट हार्मोनल नहीं देनी है, न्यू एडजुवेंट रेडियोथेरेपी नहीं देनी है। ये हार्मोनल रेडियोथेरेपी बाद में देंगे। सबसे पहले आप देंगे न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, फिर देंगे न्यू एडजुवेंट हर्सेप्टिन, फिर सर्जरी हो जाएगी पेशेंट की, और उसके बाद फिर एडजुवेंट रेडियोथेरेपी होगी और हार्मोनल थेरेपी होगी, अगर हार्मोनल थेरेपी अगर इंडिकेटेड हो तो। ठीक है, तो मैंने आपको ब्रेस्ट के तीनों सिनेरियो समझा दिया, अर्ली ब्रेस्ट का भी समझा दिया, प्रेगनेंसी का भी बता दिया, और आपको लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर का भी समझा दिया। और आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखें, इधर डाल लें कि 8 सेंटीमीटर का मतलब है T3, मैंने आपको बताया एडवांस ब्रेस्ट कैंसर है, इसके अंदर न्यू एडजुवेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें देखें पहला ए ऑप्शन को अगर आप देखें MRM एन एडजुवेंट, ये गलत ऑप्शन है। BCS गलत ऑप्शन है। न्यू एडजुवेंट, देन देखो दूसरी बात, BCS इसलिए नहीं हो सकता कि 8 सेंटीमीटर का इतना बड़ा लिम्फ नोड है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आ रहे हैं, आपको पता है BCS के साथ आपको करनी पड़ती है सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, और अगर पेशेंट के एक्सिलरी लिम्फ नोड पल्पेबल हो तो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। एक पेशेंट के जब एक्चुअली लिम्फ नोड ही पल्पेबल है तो उसके अंदर आप सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जो मेरी समझ में आया है। तो इसलिए इस वाले अगर ऑप्शन मुझे नहीं पता कि सारे ऑप्शन सही है नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये भी सेंस बन रहा है कि न्यू एडजुवेंट पहले दी जाएगी, देन BCS मे बी कुड भी पॉसिबल है। मुझे याद नहीं पड़ रहा, हो सकता है ये भी ऑप्शन हो कि न्यू एडजुवेंट दें और MRM करें, जो कि मेरे ख्याल में बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि 8 सेंटीमीटर का बड़ा ट्यूमर है। अनदर ब्रेस्ट ट्यूमर, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं। Another breast tumor 2 into 3 सेंटीमीटर lump with FC later large palpable lymph node, ट्रीटमेंट क्या होगी इसके अंदर? आपको पता चल रहा है कि क्या चीज़ है ये, T2 है, सही है, 2-3 सेंटीमीटर वाली बात, और FC लेटर लार्ज palpable lymph node है। अब ये मोबाइल है, फिक्स, इस पर डिपेंड करता है कि N1 है N2 है। अगर मैं इसको N1 कंसीडर करूँ तो ये अर्ली ब्रेस्ट कैंसर बन जाएगा, और अगर मैं इसको N2 कंसीडर करूँगा कि मतलब फिक्स नोड है तो ये बन जाएगा एडवांस ब्रेस्ट कैंसर। तो उसको भी आपको वही क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में क्या चीज़ दी हुई है। अगर आपको पता है कि मैंने आपको समझाया है कि T2, N0 और N1 दोनों के दोनों अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के अंदर हैं। और N1 क्या होता है? N1 क्लिनिकल ये होता है कि आपके पास मोबाइल एक्सिलरी लिम्फ नोड हो। ठीक है, तो अगर ये इसके अंदर दिया हुआ होगा मोबाइल, तो फिर आपको मोबाइल के तरीके से इसको अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के तौर पर डील करना पड़ेगा। उसके अंदर आप इसको MRM करेंगे, और अगर दिया हुआ है N2 तो आप इसको कंसीडर करेंगे फिर न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी के लिए, और उसके बाद फिर सर्जरी करेंगे इसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आई होप के समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, 60-year-old फीमेल विद ब्लडी निपल डिस्चार्ज ऑन ऑफ लम्प पेल्पेबल, इसके अंदर जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन इसी बारे में पूछा गया था कि लंपी पेल्पेबल नहीं है और 60 साल की फीमेल है, ब्लडी डिस्चार्ज है, तो हमें लग रहा था कि शायद ये पेपिलोमा होगा, लेकिन पेपिलोमा का ऑप्शन तो समझ में नहीं आ रहा था। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने पूछा था कि इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे आप, मेमोग्राम अनरिमार्केबल है, तो हम लोग जो है ना इसके अंदर या यही लिखा हुआ था कि अल्ट्रासाउंड दिया हुआ था, और मेमोग्राम के बारे में पूछा था कि आप कौन सी करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन और क्या होनी चाहिए। तो हमने शायद इसके अंदर, मेरे ख्याल में मैंने आंसर लगाया था कि मेमोग्राम इसके अंदर करवाना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड हुआ हुआ था, मेमोग्राम नहीं हुआ हुआ था। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, पास पेशेंट अंडरवेंट लम्पेक्टमी, नाउ हाउ टू एसेस द रिकरेंस ऑफ ट्यूमर। तो आपको पता है ये बात कि अंडरवेंट लम्पेक्टमी जब उसकी हुई है तो हाउ टू एसेस द रिकरेंस ऑफ ट्यूमर, तो रिकरेंस चेक करने के लिए आपके पास क्या चीज़ है, MRI कराते हैं। रिपीट क्वेश्चन है पास पेपर का। अनदर केस ऑफ निपल डिस्चार्ज, मेमो वॉज नॉर्मल, लैक्टोजन डायलेटेड, हाउ टू डायग्नोस। ये वाला भी कंट्रोवर्सी हो रही थी, इसके अंदर भी मुझे नहीं पता कि कंफर्म क्या है, कि मेमोग्राम भी नॉर्मल था, और इसके अंदर इसके अंदर ऑप्शन दिए, डक्टोग्राफी का भी दिया हुआ था, डक्टोस्कोपी का भी ऑप्शन दिया हुआ था, और जो है ना ये अल्ट्रासाउंड वगैरह सारे ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है मैन 1 का क्वेश्चन लिखा हुआ है, रेडियल थायराइडाइटिस आपको पता है कि हार्ड फाइब्रोसिस के साथ एसोसिएटेड होता है, हार्ड थायराइड होता है इसके अंदर। एनाप्लास्टिक सीए का क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, नीड रिकवरी लेफ्ट रिकवरी कंप्लीट इंजरी पार्शियल इन थायराइड क्राइसिस, यू नीड टू एग्जामिन लोकल कॉर्ड्स। हाँ, ये पेशेंट था आपके पास जिसको स्पाइन की इंजरी भी है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, और स्पाइन की इंजरी के बाद अब इसको पूछा गया था कि अब जो है ना इसकी वो करवा रहे हैं आप, swallowing का इशू है, तो उसके लिए आपने जो है इसको डॉक्टर के पास भेजा है, जो कि उसको वोकल कॉर्ड्स की एग्जामिनेशन करवाना चाह रहा है। वो फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन तो कर रहा है, लेकिन वो देखना चाह रहा है कि वोकल कॉर्ड की कंडीशन कैसी है, और उसका जो है मतलब उसकी रिकवरी, उसको जाहिर सी बात देखनी होगी कि रिकवरी पॉसिबल है कि नहीं है। तो उसके अंदर पूछा था कि बेस्ट तरीका क्या है वोकल कॉर्ड को देखने का, सर्वाइकल यानी कि इसमें स्पाइन की इंजरी के अंदर। तो उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ था इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक, मैंने तो इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक मार्क करा है, बाकी ये ऑप्शन भी दिए हुए थे फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोपी वगैरह इस तरह से। अच्छा, ये आर्टेरियल लोजोरिया का आया था कि ये एक पेशेंट है, उसको थायराइड की सर्जरी करने जा रहे हैं, प्री ऑप उसकी सीटी स्कैन पे आर्टेरियल लोजोरिया मिला है, तो सर्जन जो है वो ड्यूरिंग सर्जरी किस बात को कंसीडर करना चाहिए उसको। तो उसके अंदर ऑप्शन मेरे ख्याल में मेरा तो गलत हुआ था, लेकिन इसमें आंसर लिखा हुआ था नॉन रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, इसके अंदर चांसेस होते हैं। आप एक दफ़ा देख लीजिएगा आर्टेरियल लोजोरिया को।
अच्छा, एड्रीनल कार्सिनोमा साइज़ को देख के आपको पता होता है 4 सेंटीमीटर का कट ऑफ बेले में दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर का हो तो उसके अंदर नॉन फंक्शनिंग भी हो तो भी उसको निकालना पड़ता है, चांसेस ऑफ उसमें ज़्यादा होते हैं आपके कैंसर के। इंसुलिनोमा दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर का, टेल गालिबन टेल में दिया हुआ था और पूछा था कि सर्जरी क्या करेंगे आप, तो उसके अंदर लोगों ने तो आंसर ये लगाया एन्यूक्लिएशन, बाकी ऑप्शन ये भी दिया हुआ था डिस्टल पेनिकलेक्टमी करेंगे कि नहीं करेंगे। एक ये दिया हुआ था कि पेशेंट है और उसका ओल्ड एज का पेशेंट था ये, और उसको बाईपास प्लान किया हुआ था। अब उसका पूछा था कि अब इसके अंदर ग्राफ्ट कौन सा यूज़ करेंगे, तो उसमें दिया हुआ था कि इसी की वेनस सेफनेस वेन को यूज़ करेंगे या डेक्रोन ग्राफ्ट यूज़ करेंगे। तो मैंने तो इसलिए सेफनेस नहीं लगाया कि ओल्ड एज पेशेंट है, इसके अंदर आप एक और कोमोबिलिटी इंड्यूस करेंगे कि पूरे की पूरी सेफनेस वेन निकालेंगे, 80 ईयर्स एज भी ज़्यादा थी इसकी, तो मैंने डेक्रोन मार्क किया था। अच्छा, एक पूछा था कि ऑटो एंटेरिक फिस्टूला पेशेंट है, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं ऑटो एंटेरिक फिस्टूला बन गया है, ठीक है ना, आउटर डायसेक्शन या एन्यूरिज्म के रप्चर की वजह से। तो उसको आप जब यानी कि एंडोस्कोपी गालिबन था कि एंडोस्कोपी में आप देखते हैं तो आपके पास जो है ना कहाँ पर ब्लीडिंग नज़र आती है, T2 पे नज़र आती है, D3 पे नज़र आती है, D4 पे नज़र आती है, या फिर डियूडिनो जर्जनल फ्लेक्चर पे नज़र आती है, इसको भी देखना पड़ेगा बिल्कुल आपको। डायबिटिक फुट सिनेरियो ये दिया हुआ था कि उसकी जो टो थी ना वो काली हो गई थी, तो इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ टो एम्पुटेशन का, बेस्ट यही लग रहा था, बाकी सारे बेस्ट नहीं लग रहे थे। ये वाला क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना, ये सब लोग कह रहे थे कि रश का रिपीट क्वेश्चन है, और इसके अंदर जो है ना इसका लिखा हुआ था डीप वेनस इंसफिशिएंसी, रश के अंदर आंसर दिया हुआ है। रश के आप लोग वेरिकोस के क्वेश्चंस करेंगे तो शायद आपको मिल जाए ये वाला क्वेश्चन। सब लोग कह रहे थे कि रश का रिपीट क्वेश्चन है, इसी तरीके के सेम है, जिसके अंदर लिखा हुआ था ऑन एग्जामिनेशन सुपरफिशियल वेरिकोसिटी सीन विद एडिमा माइल्ड पेनफुल अल्सर, सारी बातें लिखी हुई थी सेम। और ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 ना, फीमेल ट्रेजिक बर्न इन किचन हर ऑक्सीजन के, वही क्या कहते हैं मिथ, जो 240 टाइम्स होता है ना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का, वो इसके अंदर पूछा गया था, इसका रिवर्स करके पूछा गया था। तो इसका आंसर यही था कि ऑक्सीजन कैपेसिटी कितनी कम हो जाएगी, 240 टाइम्स फिक्स आंसर है, वो रिपीट क्वेश्चन है ये भी। अब इसके अंदर था अनदर केस ऑफ बर्न्स विद द होर्सनेस ऑफ व्हाट इनहेलेशन इंजरी विद इंक्रीज द मोर्टेलिटी। इसके अंदर समझने की बात है कि ये थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल है और बार बार तंग करने के लिए पूछते हैं कि जो आपके पास एयरवे बर्न हो जाता है ना, तो उसके अंदर आपके पास केमिकल अल्वियोलाइटिस होता है, ठीक है। तो ये इन्हेलेशन असल में होती है इन्हेलेशन इंजरी, और इन्हेलेशन इंजरी जो है ना एक बहुत टर्म है, इन्हेलेशन इंजरी में सब चीज़ आ जाती है, नमूनिया में सब चीज़ आ जाएंगी, जो कि स्मोक को और स्टीम को इन्हेलेशन करने की वजह से हो रही हैं। उसके अंदर एक कंपोनेंट है जिसका नाम है केमिकल अल्वियोलाइटिस, ठीक है जी। तो अगर इस तरह का आ जाए ना व्हाट इन्हेलेशन इंजरी विल, अब इसमें तो क्वेश्चन इन्होंने बाकायदा पूछा हुआ है कि व्हाट इन्हेलेशन इंजरी विल इंक्रीज द मोर्टेलिटी, इसमें तो आंसर ज़्यादा सी बात है केमिकल अल्वियोलाइटिस है। अदरवाइज अगर वो पूछें कि केमिकल अल्वियोलाइटिस से भी ब्रॉड टर्म जो होती है वो होती है इन्हेलेशन इंजरी, पहले में लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे समझ में भी आ जाएगा इनसे। ये वाला जो है ना पेशेंट विद 50% बन 70 kg, इसका आंसर जो है ना 1000 ml/h के करीब बन रहा था। आप लोग देख लीजिए, इस दफ़ा चेंज किया हुआ था, बहुत दफ़ा जो आता है ना 7294 इस तरह से नहीं आया हुआ था। पेशेंट विद द बर्न्स हाउ टू असेस एडिकेट रिससिटेशन, इसका आंसर यूरिन आउटपुट था, बेस डेफिसिट लिखा हुआ नहीं था, इसमें लिखा हुआ भी है कि बेस डेफिसिट वाज नॉट एन ऑप्शन। वैसे जो है ना वो एंड ऑर्गन परफ्यूजन का है बेस डेफिसिट, और अगर आप वैसे ही ऑर्गन परफ्यूजन को देखना चाह रहे हैं तो फिर तो जो है ना आपके पास यूरिन आउटपुट जो है बेस्ट है। इसके अंदर बेसल सेल कार्सिनोमा और मेलानोमा की टाइप्स वगैरह 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे आए थे, जिसमें मेरा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पेशेंट विद अल्सरेटिव लीजन एट द नेजोलेबियल फोल्ड व्हाट टाइप ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा इट इज़, उसकी टाइप बतानी थी कि अल्सरेटिव है नोड्यूलर है। और इस तरह से ये पूछा था कि ये मैं बताया ना टाइप्स पूछी हैं, तो देखो पिगमेंटेड एरिया लिखा हुआ ये था कि अल्सरेशन भी है पिगमेंटेशन भी है। अब पिक्चर लग रही थी मेलानोमा की, और टाइप पूछी थी कि बताएं टाइप कौन सी है, कि पिगमेंटेड है, ये लेंटिगो मेलाना है, या अल्सरेटिव है, इस तरह से क्वेश्चन कन्फ्यूज करके पूछा हुआ था, टाइप्स आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सर कार्सिनोमा ऑन द लिटिल टंग के मार्जिन आप देख लें 2 सेंटीमीटर, सब लोग कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर मार्जिन करना होता है अगर स्मॉल ट्यूमर हो तो। बेसल सेल कार्सिनोमा ऑन द लेटरल फोर आर्म है, अब ये लिखा हुआ है इसमें प्रीटेस्ट एमसीक्यू है, मुझे मालूम नहीं है कि प्रीटेस्ट का है कि नहीं है। इसमें पूछा ये था कि बेस्ट ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी, मोस्ट माइक्रो सर्जरी होगी, सर्जिकल एक्सीजन होगी, मैंने मार्क किया सर्जिकल एक्सीजन। मोस्ट माइक्रो सर्जरी जो है ना वो एक्चुअली ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ पे होती है जहाँ पर अगर आप एक्सीजन करेंगे तो आपके पास डिफॉर्मिटी का चांस ज़्यादा होगा, बेले में लिखी हुई है बात। तो फोर आर्म पे तो आपको पता है कि फोर आर्म पे तो बड़ा इशू नहीं है, फेस पे ज़्यादा इशू होता है, तो माइक्रोस्कोप लेके मोस्ट माइक्रो सर्जरी करनी चाहिए। मेरे ख्याल में यहाँ पर सर्जिकल एक्सीजन है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। ये बेसल सेल एक्सीजन फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 37 आपको पता है। ये एक नया क्वेश्चन था, पेशेंट विद मल्टीपल स्वेलिंग है और ऑल ओवर द बॉडी, बार बार रिजॉल्व हो रही है, छोटे हो रहे हैं, कुछ बढ़ रहे हैं। इसके अंदर पूछा था कि इसका आंसर क्या है, लाइपोडिस्ट्रॉफी है, तो इसका आंसर था फर्ग्यूसन स्मिथ वाला सिंड्रोम है, करिए फर्ग्यूसन स्मिथ सिंड्रोम।
अब ये जो क्वेश्चन था ना फुट ड्रॉप वाला, ये था आपके पास एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर पेशेंट की 1 महीने पहले या फिर 15 दिन पहले हिप रिप्लेसमेंट हुई थी। उसकी कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं थी, सिर्फ हिप रिप्लेसमेंट की हिस्ट्री थी और एक यानी शॉर्ट हिस्ट्री थी हिप रिप्लेसमेंट की, और उसके बाद जो है ना फुट ड्रॉप हो गया था। तो उसके अंदर हमने तो मार्क किया था शेटिक नर्व इंजरी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हिप रिप्लेसमेंट के अंदर तो कॉमन पेरोनियल और डीप पेरोनियल नर्व आने से रही। तो जो है ना ये फुट ड्रॉप आफ्टर रिप्लेसमेंट, इसके अंदर इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए हुए थे डीप पेरोनियल, कॉमन पेरोनियल, लेकिन मेरे ख्याल से ये शेटिक नर्व आगे जाके डिवाइड होती है कॉमन पेरोनियल और डीप पेरोनियल के अंदर ही। अच्छा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना लॉन्ग थोरेसिक नर्व का चेंज करके बनाया था कि पेशेंट है, ब्रेस्ट सर्जरी हुई है और जो है वो ट्रॉली पुश करने में उसको मसला हो रहा है और इसका आंसर ये था लॉन्ग थोरेसिक नर्व। बाकी ऑप्शन दिए हुए थोरैकोडोर्सल नर्व के ऑप्शन भी दिए हुए थे, इंटरकोस्टल नर्व के भी ऑप्शन दिए हुए थे। तो थोरैकोडोर्सल भी इंजरी हो सकती है, इंटरकोस्टल भी इंजरी हो सकती है, लेकिन दोनों की डैमेज का जो एरिया है और उसके सिम्टम्स हैं वो अलग अलग हैं। विंगिंग ऑफ स्कैपुला असल तो चीज़ है जो उन्होंने मेंशन नहीं किया था, इन्होंने थोड़ा सा चेंज करके बता दिया था कि डिफॉर्मिटी हो गई है बैक पे, और जो है जब पुश करती है ट्रॉली को तो उसको इशू होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक अजीब सा क्वेश्चन आया था, लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर डॉर्सम ऑफ द फुट एंड एंकल। सही है ना। अब जो डॉर्सम ऑफ द फुट है ना, जो ऊपर वाला पाँव का हिस्सा है, उस पर सेंसेशन डिक्रीज हो रही है। तो उसमें उन्होंने पूछा था कि आप बताएं कौन सी जो है ना आपके पास नर्व गई है, सूरल नर्व है या फिर आपके पास कॉमन पेरोनियल है, डीप पेरोनियल है। तो उसके अंदर 4-5 ऑप्शन दिए हुए थे, आई डोंट रिमेंबर द ऑप्शंस, लेकिन जो है इनमें से एक आंसर था इसका अंदर, जाहिर सी बात है इनमें से एक होगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 45 है ना, ये था कि प्रेग्नेंट फीमेल है, इसको अपेंडिसाइटिस ही की तरफ लेके जा रहे थे। फिर पूछा था कि मैनेजमेंट आप क्या करेंगे। तो मेरी समझ में जो आया ना कि प्रेगनेंसी के अंदर आपने अपेंडिसेक्टमी कर देनी होती है। वजह इसकी क्या होती है कि अगर पेशेंट को अपेंडिसाइटिस फुल ब्लोन डेवलप हो जाए ना, तो चांस होता है फीटल लॉस का। तो उसके लिए आपको पेशेंट को जो है ना चांस देना होता है कि अर्ली आप उसको कर लें। हाँ, ये है कि अर्ली ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, तो उसमें लेप्रोस्कोपिक आसानी होती है क्योंकि इतना बड़ा यूट्रस होता नहीं है, आप आराम से सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ट्राइमेस्टर लेट होता जाएगा तो यूट्रस ऊपर की तरफ आता जाएगा, तो आपको इश्यूज़ हो सकते हैं। दूसरी बात इसके अंदर ये होती है कि पेशेंट चूँकि अगर सेप्सिस के अंदर मिसाल है, पल्स वगैरह बढ़ी हुई है, तो उसका यही है कि आप उसको रिससिरेट करके फ़ौरन से सर्जरी कर दें। मैंने भी इसी तरह का आंसर मार्क किया था कि इसको अर्ली रिससिरेट करें, विदिन 24 आवर्स को ऑपरेट कर दें। इसके अंदर आप वेट ना करें, अगर आपने वेट किया तो ये फीटल लॉस की तरफ जा सकते। सर्जरी के भी फीटल लॉस के चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो रेट ऑफ फीटल लॉस आफ्टर सर्जरी है वो कम है बनस्बत रेट ऑफ फीटल लॉस इफ़ यू लीव द पेशेंट एंड डोंट ऑपरेट। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे फीटल लॉस के चांस ज़्यादा होते हैं। इन्होंने ऑप्शन बताए हुए भी हैं, आई वी एंटीबायोटिक से दे देंगे, हाइड्रेशन करेंगे, इंटरवल अपेंडिसेक्टमी करेंगे, या आई वी एंटीबायोटिक करेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे, नॉट देन अपेंडिसेक्टमी। तो मैंने मुझे याद ये पड़ रहा है, मैंने इसका आपके पास वो दिया था, अर्ली ऑपरेट का लिखा था इसके अंदर। इसके अंदर जो क्वेश्चन स्ट्रॉबेरी हिमेंजोमा का चेंज कर दिया था कि ऑब्जर्व फॉर 9 ईयर्स कर दिया था। अब जो पर्पल होता है ना, पर्पल वाला आपके पास वो पल्स लेज़र होता है, इसके अंदर ऑप्शन होता है अगर पर्पल स्पॉट हो। नॉर्मल कैपिलरी हिमेंजोमा जो स्ट्रॉबेरी हिमेंजोमा, इसके अंदर आपने जो है ना 9 ऑब्जर्व भी करना होता है। छोटी बच्ची थी, 1 साल की बच्ची थी, इसीलिए। अच्छा, ओल्ड एज बेड रिजन पेशेंट था, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, मुझे इसमें रिजिड सिग्मोइडोस्कोपी के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई थी। इंटरसेप्शन का केस बनाया हुआ था और पूछा ये था कि आप इसकी मैनेजमेंट क्या होगी, जिसका आंसर यही था कि रिजिड सिग्मोइडोस्कोपी करके आप इसको रिडक्शन करेंगे। रिससिटेशन वगैरह का भी ऑप्शन कुछ दिया हुआ था, मुझे याद एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इतना याद आ रहा है कि इसके अंदर बेस्ट जो बन रहा था ना, वो ये बन रहा था कि पेशेंट को आप इस रिजिड सिग्मोइडोस्कोपी करके रिडक्शन करें। कॉर्ड पल्मोनल का एक क्वेश्चन आया था कि पेशेंट है, उसको जो है ना बायलेटरल पीडियल एडेमा हो रहा है, ये हो रहा है, फिर इसके अंदर आपने कोई नहीं गालिबन इको करवाया था या कुछ करवाया था, पल्मोनरी को स्टेनोसिस कुछ आया था। मतलब कॉर्ड पल्मोनल की जो डेफिनेशन है ना वो सब फिट आ रही थी, तो कॉर्ड पल्मोनल इसका आंसर था। अब राइट इन्वॉल्व फोसा पेन, ओपन एब्डोमेन, जेलेटिनस मास इन द राइट लेग फोसा एंड पेल्विस, ये मैं मल्टीपल टाइम जो है ना समझा चुका हूँ अपने कलीग्स को भी कि ये छोटा सा अपेंडिक्स के ट्यूमर जो है ना उनको समझने की ज़रूरत है। इसमें सबसे जो है ना समझने की बात ये है कि एक होता है आपके पास एडिनोकार्सिनोमा, जो कि हम पढ़ते हैं कि लार्ज कोलन में एडिनोकार्सिनोमा होता है, स्मॉल कोलन में एडिनोकार्सिनोमा जो है ना उसकी मैनेजमेंट अलग है, कार्सिनोइड जो है अपेंडिक्स का उसकी मैनेजमेंट अलग है। और नंबर 3 पे आता है म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा। तो जितने भी ये जो स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई ना, उनका सबसे ज़्यादा चांस होता है म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा के साथ। सही है।
अगर प्लेन एडिनोकार्सिनोमा है तो उसके अंदर आप कुशेरी से देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा। कुशेरी में तो बाकायदा उन्होंने अलग अलग करके लिखा हुआ है कि अगर कार्सिनोइड की तो आपको पता है कि बेस पर है तो राइट हेमी करनी है, 2 सेंटीमीटर राइट हेमी करनी है। इसी तरह एडिनोकार्सिनोमा का भी यही है कि इसके अंदर आपने जो है ना राइट हेमी करनी है। लेकिन अगर म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा आ जाए ना तो उसके अंदर थोड़ी मैनेजमेंट जो है ना वो आपको तंग करती है स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाइड को लेकर। अब उसमें देखना ये होता है कि म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा की अगर बायोप्सी के अंदर प्रूवन हो जाए, आपने अपेंडिसेक्टमी कर दी और म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा आ गया, तो इसके अंदर आपने जो है ना एक दिया हुआ है कि भाई लो रिस्क है या हाई रिस्क है। अच्छा जी, तो म्यूसिनस के अंदर जो है ना समझने की ज़रूरत ये है कि म्यूसिनस एडिनोमा एक अलग चीज़ है और म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा अलग चीज़ है, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है ना एक आपके पास है कि बिनाइन म्यूसिनस एडिनोमा, मतलब कि एक म्यूसिनस एडिनोमा है म्यूसिनस लेकिन एडिनोमा है, एडिनोकार्सिनोमा नहीं है। तो उसके अंदर जो है ना अपेंडिसेक्टमी करके आप काफ़ी हो जाता है कि आप खाली खाली अपेंडिसेक्टमी कर दें। लेकिन इसके अंदर आपको देखना ये होता है कि ये अगर म्यूसिनस एडिनोमा हो लेकिन ड्यूरिंग सर्जरी अगर आपके पास जो है ना आपने एडिनोमा को रप्चर कर दिया और जिसकी वजह से आपके पास म्यूकस बाहर गिर गया, तो ये आपके पास सिग्निफाई करता है कि इसके अंदर चांसेस ऑफ स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाइड डेवलप करने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरी बात आपके अंदर ये होती है, इसके पेशेंट में ये होती है कि इसके अंदर एक होता है कि अनसर्टेन मेलिग्नेंट पोटेंशियल है या फिर जो है ना मॉडरेट मॉडरेट मेलिग्नेंट पोटेंशियल है या फिर हाई ग्रेड, यानी कि लो ग्रेड और हाई ग्रेड में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक सिंपल, अगर आप मुझे बताएं ना, अगर सिंपल एक पास पेपर में एक और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे कि अगर पेशेंट को अगर आपने ट्यूमर अपेंडिसेक्टमी करी, उसके अंदर आया है म्यूसिनस एडिनोमा, तो सिस एडिनोमा के अंदर जो है ना दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि हाई ग्रेड है, लो ग्रेड है। और हाई ग्रेड के साथ मैं आपको एक और चीज़ ऐड कर दूं कि अगर आपके पास रप्चर ऑफ ट्यूमर है ड्यूरिंग सर्जरी, सही है, अगर ये दो चीज़ें अगर हाई ग्रेड आ जाए और आ जाए, तो अगर हाई ग्रेड आ जाए या फिर आप रप्चर हो जाए तो इसके अंदर आपको पास आपको साइटोरेडक्टिव सर्जरी करनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि आपने पेशेंट का जो है अपेंडिसेक्टमी तो कर चुके हैं, आप राइट हेमी करेंगे, इसके अंदर पेरिटोनियम को निकालेंगे, इसके अंदर जो बेले में लिखा हुआ है इसको मेनली कहते हैं क्या है, इसको कहते हैं साइटोरेडक्टिव सर्जरी एंड हाईपैक, हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी। दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं, ठीक है। अगर हाई ग्रेड आ जाए, अगर म्यूसिनस एडिनोमा आ जाए और अगर लो ग्रेड है तो उसके अंदर फिर आप उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट अपेंडिसेक्टमी ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं इस पेशेंट को। अगर हाई ग्रेड आ जाए इसको आप साइटोरेडक्टिव सर्जरी के हाईपैक कर दें। क्या है कि आपने पेशेंट का जो है अपेंडिसेक्टमी तो कर चुके हैं, आप राइट हेमी करेंगे, इसके अंदर पेरिटोनियम को निकालेंगे, इसके अंदर जो बेले में लिखा हुआ है इसको मेनली कहते हैं क्या है, इसको कहते हैं साइटोरेडक्टिव सर्जरी एंड हाईपैक, हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी। दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं, ठीक है। अगर हाई ग्रेड आ जाए, अगर म्यूसिनस एडिनोमा आ जाए और अगर लो ग्रेड है तो उसके अंदर फिर आप उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट अपेंडिसेक्टमी ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं इस पेशेंट को। अगर हाई ग्रेड आ जाए इसको आप साइटोरेडक्टिव सर्जरी के हाईपैक कर दें। अगर म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा आ जाए, अब इस बात को ज़रा गौर से सुन लें, अगर म्यूसिनस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा अगर आ जाए ना, उसके अंदर आपने आंखें बंद करके हाईपैक करना ही करना है और साइटोरेडक्टिव सर्जरी करना ही करना है, ठीक है जी। तो ये आपको जो क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 52 को राइट इलेग फोसा पेन ओपन एब्डोमेन जेलेटिनस मास इन द राइट इलेग फोसा एंड पेल्विक। अब इसमें क्या करेंगे, तो आपको मैंने समझा दिया कि अगर नज़र आ रहा है कि भाई जेलेटिनस मटेरियल गिरा हुआ है तो इसका मतलब हाई रिस्क पे चला गया ना पेशेंट, इसका चांसेस ऑफ स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनिया डेवलप करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसके अंदर आप सिंपल अपेंडिसेक्टमी भी करें, राइट हेमी भी करें, CRS साइटोरेडक्टिव सर्जरी भी करें और हाईपैक भी करेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 54 जो है ना कॉम्पेटिशन ग्रोथ रिलेटेड टू CA कैंसर के मुताबिक जो है ना क्वेश्चन आया था कॉम्पेटिशन ग्रोथ। इसके अंदर मैं आपको एक MCQ की टिप भी दे दूं कि अगर जो है ना अगर आपको बिल्कुल ही अजीब सा क्वेश्चन लगे तो इसके अंदर मेरी समझ में जो बात आएगी ना, तो ये आइए कि सबसे जो बड़ा वाला ऑप्शन होता है ना, जो आमतौर से आप सुनते आ रहे होंगे कि वो जो है ना चांस होता है कि सही हो। दूसरा जो है ना ये वाला जो ऑप्शन था ना कंपैरिजन ग्रोथ के मुतालिक पूछा गया था, और एक ऑप्शन तो सबसे बड़ा था और उसके अंदर लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे कुछ लिखा हुआ था कि जो है ना जो ग्रोथ का जो रेट होता है कैंसर सेल्स का वो उसके अकॉर्डिंगली होता है, और उसके आगे एक नाम लिख के लिखा हुआ था कि फला हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस करके लिखा हुआ था। तो चांस यही था कि वो ऑप्शन लोगों ने बाद में बताया कि वही सही ऑप्शन था, ठीक है। क्लिनिकल ऑडिट का क्वेश्चन आया था, यही लिखा हुआ है स्टेरिड, आप कनिक इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्लिनिकल ऑडिट की डेफिनेशन पूछी हुई थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 56 है लीस्ट मलिग्नेंट पोटेंशियल सेल्स। अब इसके अंदर जो है ना थोड़ी सी कहानी है डिफरेंट। एक होते हैं सोमैटिक सेल होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है।
अब जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, उसमें चांस सोमैटिक सेल्स समझ लें कि वो तो पहली बात कि वो वूंड रीजनरेशन के लिए यूज़ नहीं होते हैं। बेले के अंदर आप पढ़ लेंगे आपको आसानी हो जाएगी, लेकिन मैं समझा भी देता हूँ। सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो वूंड रीजनरेशन के लिए यूज़ नहीं होते हैं। सोमैटिक स्टेम सेल्स जो होते हैं वो वूंड रीजनरेशन के लिए यूज़ होते हैं। उसकी भी फर्दर टाइप है, सही है। सोमैटिक स्टेम सेल की फर्दर एक और टाइप है जो कि रीजनरेशन में यूज़ होती है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि लीस्ट चांस मैलिग्नेंट पोटेंशियल, अब इसके अंदर मैंने क्या करा था, लीस्ट मैलिग्नेंट पोटेंशियल की मैंने सोमैटिक स्टेम सेल इसलिए लगाया था कि पहली बात क्वेश्चन में पूछा गया था कि वूंड डिजनरेशन वाली बात करी गई थी, तो उसके लिए तो सोमैटिक स्टेम सेल फिट आता है, सोमैटिक स्टेम सेल फिट नहीं आता है। दूसरी बात यह है कि सोमैटिक स्टेम सेल में तो मैलिग्नेंसी का चांस होता ही नहीं है, जबकि सोमैटिक स्टेम सेल जो होते हैं ना उसके अंदर लीस्ट मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है। तो इसका आंसर मैंने लगाया था कि सोमैटिक स्टेम सेल। अच्छा, नोवल लेप्रोस्कोपिक का पूछा गया था कि भाई बताएं कौन सा जो है ना ये नोवल टेक्निक, रिडक्शन टेक्निक कौन सी है। बहुत ही मुश्किल सवाल था, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या था भाई। वीडियो एडिट थोड़े सॉरी वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी जो है, इसका पूछा गया था कि इसमें कौन सा कैमरा यूज़ होगा इसके अंदर। अच्छा, ये आपके पास आया था पास ऊपर का रिपीट क्वेश्चन है, नीमो पेरिटोनियम के रिलेटेड बट सफर पेशेंट सफर ब्रैडिकार्डिया ड्यू टू पेरिटोनियल स्ट्रेच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 और 60 एक ही क्वेश्चन है, गलती से लिख दिया गया है। अब न्यू पेरिटोनियम इंट्राऑपरेटिवली नोटिस ओलिगोयूरिया, सही है। अब इसके अंदर इसका हमने आंसर लगाया हुआ है कि प्रेशर मोर देन 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, हमने इसका 5 से आंसर लगाया। 2022 में गालिबन रिपीट भी हुआ था ये क्वेश्चन। इसकी वजह ये थी कि जब 20 से बढ़ जाएगा प्रेशर तो वो आपके पास इन्फिया बना के हर चीज़ को प्रेस कर देगा, जिसकी वजह से GFR वगैरह कम हो जाएगा, लेकिन असल इसका आंसर था प्रेशर मोर देन 20। अच्छा, ये वाला भी नया क्वेश्चन था कि रेजिडेंट इंसर्टेड ट्रोकार सुपर अम्लाइकली। अब इसमें तो जैसे ही उसने डाला ना तो सर्टन आपके पास है ना ब्लड आने लग गया। अब इसके अंदर आपका नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन क्या है। अब इसमें था कि एक था कि आप जो है ना ट्रोकार को रहने दें और लेप्रोटमी करें, और दूसरा था कि आप ट्रोकार को रिमूव करें, लेप्रोटमी करें, एक था कि आप स्टिच ले लें। इस तरह की सारी बातें थी। मैंने इसे मार्क किया था कि ट्रोकार को रहने दिया जाए और लेप्रोटमी की जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लिखा हुआ था ब्लीडिंग जो है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 63 तो लिखा हुआ लेवर ट्रांसप्लांट, इसका आंसर मार्क किया था। सेंट्रल लाइन का टेंशन नीमो मार्क किया था इसके अंदर। हमेशा टेंशन नीमो के अंदर आपको लाइफ सेविंग होता है निडल, और लेटर ऑन आपने करनी पड़ती है चेस्ट ट्यूब। स्टेबल पेशेंट, क्वेश्चन नंबर 67 के अंदर पेशेंट चूँकि स्टेबल था तो बेस्ट हमने CT स्कैन लगाया था। आज ये जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 69, अ पेशेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया और पोटाशियम IV इंसुलिन ग्लूकोज रीनल रिप्लेसमेंट, इसका मैंने लगाया था रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। हाइपरकैलेमिया का पेशेंट था और इसके अंदर आप क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर था, तो इसका सिनेरियो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन गालिबन कोई रीनल का इशू था और रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है ना CRRT कराती है, कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहलाती है। ये एक ही यूएस मैंने सुना है होती भी है, और ये इसीलिए होती है लिवर फेलियर अपना रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर। इसका सिनेरियो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ जा, अगर याद आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है ना वार्ड का क्वेश्चन पूछा हुआ था, अनदर केस ऑफ हाइपोकैलेमिया 2.4 विच ऑल्सो बी इन्फ्यूज टू इंक्रीज। अब इसमें था कि आप पोटाशियम कैसे बढ़ाएंगे, और आपने पोटाशियम दे के थक गए लेकिन पोटाशियम बढ़ नहीं रहा। तो इसके अंदर लोग कंफ्यूज हो रहे थे IV इंसुलिन और ग्लूकोज के अंदर। हालांकि IV इंसुलिन और ग्लूकोज जो है ना, ये तो आप समझें कि इंट्रासेलुलर पोटाशियम को मूव करता है। तो ड्यूरिंग एग्जाम जो है ना आप थोड़ा सा अलर्ट भी रहें, अगर आपकी मेहरबानी करें तो। जाहिर सी बात है इसका आंसर था IV मैग्नीशियम, कि हम यूजुअली जो मैग्नीशियम लगाते हैं अगर पेशेंट रिफ्रैक्टरी हाइपोकैलेमिया हो तो उसके अंदर। यही पेशेंट रिफ्रैक्टरी हाइपोकैलेमिया का लग रहा था, और इसके अंदर IV इंसुलिन इसलिए नहीं बन रहा था कि इंसुलिन तो खुद जो है ना वो इंट्रासेलुलर पोटाशियम को मूव करता है। ये क्वेश्चन नंबर 72, अ डायबिटिक मेल पेशेंट फॉर द हर्नियोप्लास्टी हाउ टू प्रिवेंट पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन। दो तरह के क्वेश्चन एक आए थे। एक और क्वेश्चन ये भी आया था कि एक पेशेंट है जिसकी आप सर्जरी करना चाह रहे हैं एंटीरियर रिसेक्शन, तो क्या चीज़ है जो कि इन्फेक्शन पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन को रोकेगी। उसमें था कि आप सर्जरी का टाइम कम कर दें, एंटीबायोटिक का कुछ था। मैंने इसके अंदर लगाया था कि सर्जरी का टाइम जो है ना लेस देन 4 आवर्स होना चाहिए। चेक कर लीजिएगा इसको। दूसरा ये डायबिटिक पेशेंट है, इसका हमने लगाया था कि डायबिटिक पेशेंट है ना, तो हर्नियोप्लास्टी में इसके अंदर ये था कि शुगर जो है ना आप उसको लेस पेरी ऑपरेटिव पीरियड में लेस देन 200 रखें। मैंने ये मार्क किया वल्लाह वाला। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 74 में जो नीचे लिखा हुआ है कि टेस्टिकुलर ट्यूमर हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन वॉज गिवन।
तो उसको रेडिएशन दी, उसमें था कि उसने ट्यूमर रेडियो सेंसिटिव यानी कि रेडियो पे ट्यूमर जो है ना रिग्रेस हुआ है, तो उसका अंदर सेमाइनोमा था क्योंकि सेमाइनोमा रेडियो सेंसिटिव। अब इशू ये है कि अगर स्टेज 1 ट्यूमर जो कि टेस्टिस के अंदर जो आपके पास होते हैं फिक्स होते हैं और टेस्टिस से बाहर नहीं गए हुए होते, तो उनके अंदर वैसे सेमाइनोमा के अंदर बेरे में लिखा हुआ है कीमोथेरेपी देते हैं। अगर स्टेज 1 हो ना, तो स्टेज 1 के अंदर सेमाइनोमा को तो आप रखते हैं ऑब्जर्वेशन पे, और अगर ट्यूमर मार्कर्स बढ़ जाएँ तो फिर आप कीमोथेरेपी देते हैं। और अगर टेराटोमा यानी कि नॉन सेमाइनोमा जर्म सेल ट्यूमर हो तो उसके अंदर तो आपने शुरू कर देनी है कीमोथेरेपी, यानी रेडियोथेरेपी देते नहीं हैं आप। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हुआ था कि पेशेंट को ट्यूमर है, स्टेज 1 का ट्यूमर या गालिबन स्टेज 2 था, लिम्फ नोड वगैरह थे उसके अंदर, और उसको हमने रेडियोथेरेपी दी है, तो रेडियोथेरेपी के बाद रिस्पॉन्ड आ गया है, तो हमने उसको सेमिनोमा मार्क किया था क्योंकि सेमिनोमा इज रेडियो सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, बीटा एसीजी की वजह से हमने कोरियो कार्सिनोमा मैंने मार्क किया, ये क्वेश्चन नंबर 75 के अंदर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आया था कि पेशेंट जो है ना वो सिरोसिस का पेशेंट है, ईआर में आया है, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया है। अब स्ट्रैंगुलेशन का मतलब आपको पता है कि ब्लड सप्लाई उसकी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, सर्जरी तो करनी ही करनी थी इसके अंदर। अब इसके अंदर यही था कि आप जो है ना पेशेंट को पहले मेडिकल को रेफ़र करके इसकी मैनेज फिटनेस करवाएं, या फिर जो है ना ड्रेन डाल दें, या फिर जो है ना सर्जरी करके। तो मैंने इसका आंसर मार्क किया था कि इसकी सर्जरी होनी चाहिए और इसको जो है ना ड्रेन डालना चाहिए। इसकी वजह यही थी ड्रेन डालने की भी कि अगर मैंने ड्रेन नहीं डाला, सिरोसिस का पेशेंट है, इसको दोबारा से जो है ना एसाइटिस हो जाएगा और दोबारा से रिकरेंट एब्डोमिनल वूंड की डिसीजेंस हो जाएगी, दोबारा से इंसिजर हर्निया बन जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा था कि ड्रेन प्लेस करके रखना पड़ेगा उसको, और उसके अलावा कोई तरीका नहीं है क्योंकि स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया तो पेशेंट को था। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा था कि कौन सा है यानी कि ट्यूमर है जो कि रिजेंबल करता है सीए को, बोन की सीए को। तो हमने ऑस्ट्रोमेलाइटिस को कौन सी चीज़ रिजेंबल करती है, हमने इसका ऑस्ट्रोसार्कोमा मार्क किया है। अच्छा, प्रोस्टेट कैंसर ऑन LHRH थेरेपी 2 ईयर्स अगेन इंक्रीजिंग। अब इसके अंदर मैंने जो है ना एक डिस्कस किया रेजिडेंट से, तो वो ये कह रहे थे कि इसका आइडियली आपको एक और ऑप्शन दिया हुआ था कि इस पेशेंट को एवेल्यूएट करना चाहिए फॉर LHRH रेजिस्टेंस के लिए, और सेकंड लाइन एंड्रोजन एब्लेशन जो है ना इसकी सोचनी चाहिए। तो आई डोंट रिमेंबर कि मतलब मैंने तो इसका आंसर रेडियोथेरेपी लगाया था कि मुझे लग ये रहा था कि रिकरेंस हो गई है तो प्रोस्टेटिक बेड पे रेडियोथेरेपी होनी चाहिए। एक और ऑप्शन जो लिखा हुआ ये था कि रेफर टू ऑनको करें फॉर कीमोथेरेपी। तो उसके अंदर मैंने जो लोगों से पूछा था, लोग किसी ने मुझे बताया कि इसका बेस्ट आंसर ये है कि इसको फॉर सेकंड लाइन एंड्रोजन एब्लेशन के लिए कंसीडर करना चाहिए, और ऑप्शन दिया हुआ था ये बात कि पेशेंट शुड बी कंसीडर फॉर सेकंड लाइन एंड्रोजन एब्लेशन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन 84 का सही लिखा हुआ है, ऐसे ही आंसर दिया हुआ था, क्वेश्चन भी यही था। क्वेश्चन नंबर 85 रिपीट क्वेश्चन था। स्प्लिट लिवर ट्रांसप्लांट का क्वेश्चन आया था, इसके अंदर वही था कि लेफ्ट लोब छोटा होता है और राइट लोब बड़ा होता है, तो राइट लोब इज़ फॉर द एडल्ट एंड लेफ्ट लोब इज़ फॉर द चिल्ड्रन। नया क्वेश्चन था, हमें पता नहीं था, ये मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या मार्क किया था। लेकिन बाहर आप देखेंगे स्प्लिट लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर पूछा ये था कि आपने स्प्लिट लिवर ट्रांसप्लांट प्लान किया है, तो अब किसके अंदर क्या देंगे, एडल्ट यानी कि एडल्ट के अंदर राइट देंगे, लेफ्ट देंगे, चाइल्ड के अंदर, इस तरह से मिक्सिंग कॉम्बिनेशन बनाई हुई थी ऑप्शंस की। अच्छा, ये जो इसोफेजियल इंजरी का था ना, ये पूछा हुआ था कि इसके अंदर जो है ना आपके मैनेज किस तरीके से करेंगे। तो मैंने तो इसमें गलती से मार्क कर दिया था कि सिंगल लेयर के अंदर या डबल लेयर के अंदर म्यूकोजल रिपेयर इंजरी करेंगे, या फिर आपके पास ये था कि सिंगल लेयर में रिपेयर करेंगे। तो लोग कहते हैं इसका बेस्ट आंसर आपके पास ये है कि उसने स्क्रीनशॉट बेले का शेयर भी किया था कि जो आपके पास म्यूकोजल इंजरी होती है ना, आप सिरोजल अगर बाहर से आप देखेंगे ना, नेक के बाहर से अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि सिरोजल इंजरी छोटी सी नज़र आती है, लेकिन जब उसको एक्सप्लोर करते हैं ना तो म्यूकोजल इंजरी बहुत बड़ी होती है। तो इसलिए आपको फर्स्ट रिपेयर या सेकंड लेयर में रिपेयर नहीं करना होता है, आपने सबसे पहले इसकी इंजरी की एक्सटेंट को देखना होता है। उसमें ऑप्शन दिया हुआ था कि आप इसको एक्सप्लोर करें और उसकी एक्सटेंट ऑफ म्यूकोजल इंजरी को चेक करें। इसका आंसर भी यही था कि म्यूकोजल इंजरी आप चेक करें, म्यूकोजल इंजरी यूजुअली बड़ी होती है। गैस्ट्रिक सी का स्टेज पूछा हुआ था, दूसरा ये पूछा था कि इसका प्रोग्नोसिस क्या है। मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें दिया हुआ था कि गैस्ट्रिक सी का ये ग्रोथ है और ये स्टेज 2 है, C3 है, और इसका 2B, और क्या कहते हैं इसके अंदर इसकी प्रोग्नोसिस कैसी है, दोनों को मैच करना था इसके अंदर। मतलब स्टेज 2B के गालिबन 2 दिए हुए थे कि 45% है या 15%, इस तरीके से। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 100 है ना, ये दिया हुआ था कि पेशेंट के आर्म पे उसको वूंड आया है, वूंड आने के बाद आपने इसको स्टिच कर दिया है, 3 डेज़ के बाद ग्रीनिश डिस्चार्ज आ रहा है, और आपका जो वो है
आर्टरी व्हाट्सएप है वो फ्रीली अंदर जा रहा है और उसके साथ ग्रीन फ्लूइड निकलता जा रहा है। ठीक है जी। जब आपने अच्छा गैस वगैरह का तस्करा नहीं था कि कोई गैस बबल या फिर क्रेपिटस का कोई तस्करा नहीं था, आपने उसका कल्चर करवाया तो कल्चर में इस तरीके से लिखा हुआ था कि चेन ऑफ बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव भी था। आपको बताना था कौन से हैं ये स्ट्रेप्टोकोकस। उसमें ऑप्शन दिए हुए थे कि स्टेफाइलोकोकस गैंग्रीन है या स्ट्रेप्टोकोकस गैंग्रीन है, या फिर इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे, या स्ट्रेप्टोकोकस या सिनर्जिस्टिक इसके अंदर इन्फेक्शन है। गाल भी मुझे याद पड़ रहा है मैंने स्टेफाइलो या स्ट्रेप्टोकोकस गैंग्रीन लगाया था। अच्छा, गैस ब्लोट सिंड्रोम का क्वेश्चन पूछा था। मेले में तो दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो है ना पार्शियल निसन फिल्ट्राइगेशन या फिर आपके पास कन्वर्ट करना पड़ता है प्रोसीजर को पार्सल के अंदर, या फिर एक और ऑप्शन भी दिया हुआ है इसके अंदर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बेले में दोनों दिए हुए हैं। बेले के अंदर यानी कि पेशेंट को जो है ना ब्लूटिंग वो बेल्चिंग नहीं कर पा रहा था, तो उसके अंदर आपको था कि इसको गोल्ड ब्लोट डायग्नोसिस तो बन गई थी गैस ब्लोट सिंड्रोम है, लेकिन इसकी मैनेजमेंट क्या होगी। टोटल फंडोप्लाकेशन निसन फिलोप्लाकेशन हुई हुई है, आप उसको निशान पार्शियल में कन्वर्ट करेंगे, या फिर इसके अंदर एक और ऑप्शन था मुझे याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 106 तो रिपीट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको रिवीजन करनी पड़ती है रूमा बाय गैस्ट्रो जज के अंदर, रूमा बाय गैस्ट्रो जज के अंदर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 106, टॉक्सिक मेगाकोलॉन की ट्रीटमेंट पूछी हुई थी। आपको पता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर होता है, सब टोटल कोलेक्टमी करते हैं विद आइलियोरेक्टल नास्टोम सॉरी विद एंड एलियोस्टमी करते हैं। ठीक है ना। एमरजेंसी के अंदर टॉक्सिक मेगाकोलॉन की ट्रीटमेंट फिक्स है इसके अंदर, सब टोटल कोलेक्टमी विद एंड एलियोस्टमी। यहाँ पर टोटल कोलेक्टमी भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, बस इसमें ये होता है कि रेक्टम आप छोड़ देते हैं, रेक्टम को आप नहीं निकालते हैं, सब टोटल कोलेक्टमी करते हैं। एमरजेंसी वाली सिचुएशन है इसके अंदर रेक्टम हम निकालेंगे, वैसे ही हाइपोगैस्ट्रिक नेफ्स परेशानी होती हैं, डैमेज होने का खतरा होता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 110 का क्वेश्चन सिंपल ये पूछा था कि फैप के साथ एसोसिएटेड कौन सा कैंसर होता है। सिम्टम्स ये हुए थे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के, तो लोग कह रहे थे इसका आंसर है ड्यूटेनल अल्सर, मेरा गालिबन गलत हुआ था ये क्वेश्चन 114 था, बच्चा था इसके अंदर आपने पायलोरोमायोटमी करी थी इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पायलोरोस्टेनोसिस की, और इसके बाद जो है ना इसको आपके पास पहले तो फीडिंग इसने सही करी, लेकिन लेटर ऑन जो है ना पेशेंट सेप्सिस की तरफ डेवलप हो रहा था, एब्डोमिनल डिस्टेंशन डेवलप हो रही थी। तो इसमें ऑप्शन मैंने जो मार्क किया था वो तो लिखा रहा था कि एनजी पास करेंगे और आईवी फ्लूइड्स पे रखेंगे। बाकी ऑप्शन ये भी दिए हुए थे कि चेंज फार्मूला करें या लेप्रोटमी का तक का ऑप्शन दिया था कि लेप्रोटमी कर दें। तो हमने भी ये लिखा था कि इनिशियल मैनेजमेंट इसकी ये होनी चाहिए कि इसको एनजी पास करें और वेट करें, आईवी फ्लूइड वगैरह इसको दें, चेक करें क्या इशू है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 116 तो रिपीट क्वेश्चन है, न्यूरोब्लास्टोमा के जीन एएल के आप याद कर लें। 117 के अंदर पोस्ट लिटिल इंस्फिंक्टोटमी था, पेशेंट का इंटरनल इंस्फिंक्टर डैमेज हो चुका था, और अब उसका पूछा ये था कि उसको सॉइलिंग हो रही थी, एक्सटर्नल नहीं इंटरनल की सिम्टम्स बता रहे थे, और पूछा ये था कि इस क्वेश्चन ऑप्शन दिए हुए थे कि आप पेशेंट को काउंसिल करेंगे, काउंसिल कैसे करेंगे, क्या ये फुली रिकवर हो जाएगा या फिर रिकवर नहीं होगा या परसिस्ट करेगा प्रॉब्लम। तो आप देख लीजिएगा कि इंटरनल इंस्फिंक्टर डैमेज हो जाए तो उसकी रिकवरी कितनी होती है, क्या चांसेस हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 121 था कि पेशेंट है वो आपके पास वारफेरिन ले रही है फॉर डीवीटी, और उसको सडनली कल एक आपके पास कफ हुई है बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट करके, जिसकी वजह से उसकी एब्डोमिनल स्वेलिंग डेवलप हो गई है। आपने इसका सीटी स्कैन कराया है, सीटी स्कैन के अंदर एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ब्लड भी आया है, ब्लड कलेक्शन ऑफ ब्लड भी आई है। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, तो मैंने इसका ऑप्शन मार्क किया था कि पेशेंट को एडमिट करके इसकी रिवर्स करेंगे कोएगुलोपैथी और उसको वेट करेंगे। दूसरे ऑप्शन ये दिए हुए थे कि इसकी एंजियोएम्बोलाइजेशन कर दें, एक और ऑप्शन दिया हुआ था कि पेशेंट की लेप्रोटमी करके इवैक्यूएट कर दें। तो हमने ये लगाया था कि नहीं सिर्फ रिवर्स कर दिया जाए, एंजियोएम्बोलाइजेशन समझ में नहीं आ रहा था कि एब्डोमेन के अंदर कौन सी वैसन मिलेगी, जो परफोरेटर्स वगैरह जा रहे होते हैं कुछ वो मिलेंगे हमें, इसलिए मैंने इसका लगाया था कि रिवर्स कर दें कोएगुलोपैथी एंड वेट करें, पेशेंट को कुछ एंजियोएम्बोलाइजेशन वगैरह की नीड नहीं है, और उसका सीरियल एच कराने का भी लिखा था कि सीरियल एच भी कराएंगे, साथ में ये ऑप्शन दिया हुआ था। क्वेश्चन 1122 मैंने आपको पहले बताया कि एक और क्वेश्चन आया था इन्फेक्शन के मतलब कि पोस्ट APR व्हाट विल इंक्रीज द इन्फेक्शन रेट। तो इसमें ये था कि आप सर्जरी का टाइम 4 आवर रखें या फिर आप बहुत ज़्यादा इंजुडिशियस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स करें। क्वेश्चन नंबर 125 का लोग कह रहे हैं कि इसका एक ऑप्शन दिया हुआ था कंसेंट ले लें, ओमेंटेक्टमी एंड कोलेक्टमी दोनों दिया हुआ था, ठीक है, टेक कंसेंट फॉर ओमेंटेक्टमी एंड कोलेक्टमी एंड प्रोसीड फॉर सर्जरी, और एक और ऑप्शन दिया हुआ था स्टेज प्रोसीजर। तो लोगों ने बताया बाद में कि इसका आंसर है स्टेज रिपेयर। लेप्रोस्कोपिक पैरामेडिकल हर्निया रिपेयर का पूछा था कि कौन सा लगाएंगे, प्रोलीन का लगाएंगे, कंपोजिट लगाएंगे, या फिर वो था कंपोजिट तो खैर ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, एक को मैंने जो मार्क किया था वो था पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, मैंने वो मार्क किया था, ये लिखा हुआ भी है इसके अंदर पॉलीटेट्राइथाइलिन, मैंने ये मार्क किया हुआ था।
क्वेश्चन था कि पोस्ट अपेंडिसेक्टमी काफ़ी अर्से पहले इसकी अपेंडिक्स हुआ है, और इसको अब जो है ना पूछा था कि मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन आपके पास जो है ना हर्निया की क्या है। मोस्ट कॉमन लेट, तो मैंने इसका लगाया था कि इंग्वाइनोडाइनिया, मतलब कि इंग्वाइनल रीजन में पेन। लेकिन ना एक बंदे ने लेट कॉम्प्लिकेशन का शेयर किया था, और उसका आंसर में गालिबन एडिजन था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन आप चेक करना पड़ेगा। गालिबन मुझे याद पड़ रहा है कि एडिजन लोगों ने लगाया था कि मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन जो होती है हर्निया की, अपेंडिसेक्टमी की, वो होती है आपके पास एडिजन। क्वेश्चन नंबर 125 ये पूछा था कि पोस्ट हमारे पेशेंट है, एक्सिलरी स्वेलिंग डेवलप हो गई है, कोई पेशेंट को इन्फेक्शन पेन वगैरह, सॉरी इन्फेक्शन क्या बोल रहा हूँ, पेन और फीवर नहीं था, तो उसका आंसर जो है सीरोमा फिट आ रहा था। इमेटिनिब का आप लोग याद कर लें इसको भी, कि 4 वाले का तो आंसर नथिंग रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अगर पेशेंट को हाई ग्रेड जिस्ट हो, या फिर जो है क्या कहते हैं इसको, रिकरेंट जिस्ट हो, मैंने तो याद रखा था कि मेटास्टेटिक या रिकरेंट, मैंने दो चीज़ों में डिवाइड किया था कि मेटास्टेटिक या रिकरेंट हो तो उसको देना है लाइफ लॉन्ग, और अगर हाई ग्रेड हो जैसे कि 10 है या 10 का साइज़ है तो फिर उसमें देना था, मैंने लिखा था कि फॉर 3 ईयर्स देना है। लेकिन यहाँ पर जो है ना लोगों ने इस बात को बनाया हुआ है, गालिबन ये सेबेस्टियन वगैरह से लोगों ने देखा हुआ है कि हाई ग्रेड को भी वो लोग जो है ना वो लाइफ लॉन्ग देना चाह रहे हैं। तो इसको आप लोग याद रख लें कि अगर हाई ग्रेड हो या फिर रिकरेंट हो या मेटास्टेटिक हो, तीन चीज़ें, हाई ग्रेड, रिकरेंट या मेटास्टेटिक, इसके अंदर आपने इमेटिनिब फॉर लाइफ लॉन्ग देनी है। पोस्ट स्पेक्ट्रमी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन का पूछा था कि रिपीट कब होती है, एवरी 5 ईयरली होती है या 5 ईयरली होती है। माल्टोमा के क्वेश्चन नंबर 140 के अंदर माल्टोमा के दो क्वेश्चन पूछाए थे। एक का था कि आपने डिसेक्शन करी है, बायोप्सी के अंदर एच पाइलोराई पॉजिटिव आया है, एक में था कि एच पाइलोराई नेगेटिव आया है। तो जिसमें पॉजिटिव था तो उसमें से लोगों ने कहा कि भाई आप ट्रिपल थेरेपी दे दें, जो एच पाइलोराई रेडिकेशन थेरेपी होती है, और दूसरे में था कि अगर चूँकि एच पाइलोराई नेगेटिव है तो चॉप रेजिमेंट दे दें। इन दोनों का मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन आंसर लोगों ने ये मार्क किए हुए। क्वेश्चन नंबर 151 के अंदर पूछा था कि आप जो लेटरल रेडियोग्राफ करवाते हैं एनल इम्परफोरेट एनस के अंदर बच्चे में 24 आवर्स के बाद, उसकी रीज़न क्या होती है। जो इन्वर्टोग्राम कराते हैं उसकी रीज़न क्या होती है, तो उसका आंसर ये था कि टू सी द एक्सटेंट ऑफ एट्रीजिया, कितना एट्रीजिया जो रेक्टल एट्रीजिया है वो कितना ज़्यादा है, उसका आंसर क्या, ये आंसर ये था। और ये इन्वर्टोग्राम के बारे में पूछा था, ऑप्शन दिए हुए थे कि क्यों करवाते हैं, तो उसमें मल्टीपल ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर था वो ये था कि टू सी द एक्सटेंट ऑफ एट्रीजिया। क्वेश्चन नंबर 155 में चूँकि बिल्कुल ही नॉर्मल से बेड सोर दिए हुए थे, कुछ दिया हुआ नहीं था कि, बल्कि ये भी लिखा हुआ था कि सॉफ्ट टिश्यू भी जो है ना उसकी इंटैक्ट है, और इरिज्मा भी, प्रिंट भी थे, इसलिए मैंने इसका जो है ना आंसर लगाया था नॉर्मल सनाइन। क्वेश्चन नंबर 163 का लोअर जी ब्लीडिंग पे लोगों ने बताया था कि इसका आंसर है आर्गन बीम लेज़र। मुझे याद नहीं पड़ रहा, मेरे ख्याल में मैंने हीटर प्रोब लगाया था, लेकिन इसका आंसर लोगों ने बताया था, बेली में लिखा हुआ है क्रोनोस्कोपी वाले इसमें, कि इसके अंदर आर्गन बीम लेज़र से इसको कंट्रोल करते हैं ब्लीडिंग को। क्वेश्चन नंबर 166 का मैंने लगाया था पैरास्टोमल हर्निया। क्वेश्चन नंबर 167 था कि पेशेंट का ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके बाद उसको मैक्यूलर रैशेज डेवलप हो गए, तो उसका आंसर मैंने लगाया था ग्राफ्ट वर्सिस्ट होस्ट डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 170 में लिखा हुआ है ना कि पेशेंट विद रीसेंट एमआई, और इसकी अल्ट्रासाउंड के अंदर इंट्राम्यूरल गैस आ गई है, मतलब आपके पास जो है ना इसके अंदर एम्फाइसेमेटस गॉल ब्लैडर के अंदर आपको इंटरवीन तो अर्ली करना पड़ता है, वरना पेशेंट सेप्सिस से चले जाएंगे। तो उसके अंदर बेस्ट तो ये होता है कि लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टोस्टमी की जाए, सॉरी परकुटेनियस कोलिसिस्टोस्टमी की जाए, और लेटर ऑन जो है ना वक्फा देकर उसको फिर इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी की जाए, पेशेंट बिल्कुल इस काबिल हो जाए कि वो जीए में जा सके। तो इसका आंसर ये था कि परकुटेनियस कोलिसिस्टोस्टमी। क्वेश्चन नंबर 173 में पूछा था कि कोविड-19 के सेकंड वेव के अंदर आप ऑन ड्यूटी हैं, और एक एक कैजुअल्टी हो गई है, इसके अंदर मास कैजुअल्टीज़ हुई हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आए हुए हैं, तो आप ट्राइएज कैसे करेंगे पेशेंट का। तो उसमें मैंने तो ये मार्क किया था कि कोविड अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ इंजरी भी करेंगे, प्लस कोविड-19 के स्टेटस को भी चेक करेंगे। उसमें मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए थे, ये भी ऑप्शन दिए हुए थे, खाली खाली जो है ना सीवियरिटी ऑफ इंजरी या नेचर ऑफ इंजरी, इस तरह से भी लिखे हुए थे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 176 का आंसर, डाई विच स्टे इन द फ्यूचर फॉर असेसमेंट फॉर 1 मंथ का जो डाई रह जाता है एक्सिलरी लिम्फ नोड बायोप्सी के लिए, उसका हमने आंसर लगाया था टेक्नीशियम 99। ये किसी से हमने पूछा था, उसने कंफर्म किया था कि इसका आंसर टेक्नीशियम 99 है।
क्वेश्चन नंबर 177 का हमने लगाया था वेपल्स। हमने वेपल्स इसलिए लगाया था कि पेशेंट 13 का है और उसमें सर्जरी करनी है। पेशेंट इसमें लिखा हुआ था कि वर्कअप सारा डन हो चुका है, पेशेंट फिट फॉर सर्जरी है। तो फिर हमने लिखा था कि इसमें ERCP क्यों करें, वाई नॉट गो फॉर द वेपल्स डायरेक्टली। कुछ लोगों ने इसका बताया कि नहीं, पहले ERCP स्टेंट करें फिर वेपल्स करें, तो हमने तो इसका आंसर वेपल्स लगाया। कंटामिनेटेड के अंदर हमने लगाया था कि मेजर ब्रेक इन टेक्निक। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इसमें से कुछ मैंने मिस कर दिए हैं। मिस इसलिए करें कि मेरे खुद मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कौन से क्वेश्चन हैं। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपकी हेल्प हो जाएगी इसमें।